मेरे बेटे रोहित ने मुझसे कहा, पिताजी, अब आप कहीं और जाकर रह लीजिए। ये शब्द सुनकर मेरे मन में एक गहरी चुप्पी छा गई, क्योंकि मैं जानता था कि अब ये घर उसके ससुराल वालों का हो जाएगा। उसने यह बात इतनी सहजता से कही, बिना मेरी आंखों में देखे, बिना किसी झिझक के, जैसे मैं कोई पराया हूं, जैसे मैंने उसे बड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी न लगा दी हो। उसके चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कान भी थी, जैसे ये सब सामान्य बात हो, जैसे मैं, उसका अपना पिता, उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। मेरा नाम प्रकाश चंद है, मेरी उम्र 76 साल है और फिरोजाबाद के एक छोटे से कस्बे में मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल ट्रक चलाने में गुजारे। मैंने पूरे भारत का सफर किया, भारी भरकम सामान ढोया, ढाबे पर खाना खाया और अपनी छोटी सी कैब में ही सो जाता था। इसके बावजूद जब भी मेरे बच्चों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। मैंने अपने दोनों बेटों रोहित और गौरव और बेटी नेहा को अपनी मेहनत की कमाई और ढेर सारी उम्मीदों के साथ पाला पोसा। हम कभी बहुत धनी नहीं थे, लेकिन हमारी छत के नीचे कभी भोजन या मान सम्मान की कमी नहीं हुई। यह वो घर था जिसे मैंने अपनी दिवंगत पत्नी सुनीता के साथ मिलकर बनाया था। एक साधारण सी जमीन जिसे मैंने अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदा था, एक एक ईंट जोड़कर, चिलचिलाती धूप में, हफ्तों तक मेहनत करके। और जब सुनीता हमें छोड़कर चली गई तो मैंने कसम खाई थी कि यह घर कभी हमारा ठिकाना नहीं छोड़ेगा। मेरा वादा साफ था, जब तक मैं जीवित हूं यह घर भी मेरे साथ रहेगा। लेकिन मेरे बड़े बेटे रोहित ने सोचा कि वो मेरे लिए फैसले ले सकता है। मैं अपनी बहन से मिलने लखनऊ गया था, बस 5 दिन के लिए, केवल 5 दिन। और जब मैं बस से उतरकर अपनी गली में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा सारा सामान आंगन में पड़ा है। मेरे जूते, मेरी किताबें, पुरानी तस्वीरें, मेरी चारपाई, सब कुछ वहीं बिखरा पड़ा था। और एक बक्से के ऊपर एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, अलविदा पिताजी, अब मेरे ससुराल वाले यहां रहते हैं, अपने लिए कोई और जगह ढूंढ लो। नीचे रोहित के हस्ताक्षर थे। मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। हवा ने मेरी पगड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। मैंने घर की तरफ देखा और खिड़की पर नए पर्दे लगे देखे। गैरेज में मैंने रोहित के ससुर वीरेंद्र की गाड़ी देखी और उसी पल मैं सब कुछ समझ गया। हां, उसने यह कर दिया था, उसने मेरे लिए अपने ही घर में कोई जगह नहीं छोड़ी थी। उसने मेरी जगह ले ली थी, उसने मुझे बेदखल कर दिया था। उसने सोचा होगा कि मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराया, एक शांत मुस्कान, क्योंकि उस पल उसे नहीं पता था कि मैं उतना अनजान नहीं था जितना वो सोचता था। मैंने अपना सारा सामान धीरज से उठाया और पड़ोसी किशन लाल के हाथ ठेले पर रखवा दिया। मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, बस दूर से देखने वालों को सिर हिलाया और अपने अतीत को धीरे धीरे वहां से ले जाता हुआ आगे बढ़ गया। जो कोई नहीं जानता था, यहां तक कि रोहित भी नहीं, वो यह था कि 2 साल पहले उसके साथ एक तीखी बहस के बाद मैंने चुपचाप प्रयागराज के केंद्र में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया था। यह एक पुरानी इमारत के ऊपर एक सादी सी जगह थी जहां से शांत नज़ारे दिखते थे और इतनी शांति थी कि मैं अपने विचारों को सुन सकूं। वह मेरा ठिकाना था, मेरा दूसरा घर, और मैं बिना बताए, बिना दरवाज़ा पटके, बिना कोई हंगामा किए वहीं चला गया। अगली सुबह मैंने खिड़की से शहर को देखते हुए अपनी कॉफ़ी पी और एक गहरा घूंट भरकर तय किया, वो घर अब मेरा नहीं है तो फिर उसका भी नहीं होगा। मैं उस फोल्डर तक गया जहां मैं अपने ज़रूरी कागजात रखता हूं। मैंने अपने नाम की रजिस्ट्री निकाली, सिर्फ मेरे नाम की, क्योंकि सब कुछ के बावजूद मैंने कभी उसे रोहित के नाम पर नहीं किया था। मैं हमेशा कहता था कि एक दिन करूंगा, पर वो दिन कभी आया ही नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं आया। कागजात में घर मेरा था, मुहर, हस्ताक्षर और सब कुछ के साथ, और रोहित सिर्फ एक मेहमान था। मैं फिर मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता चलने वाला था कि बिना किसी चेतावनी के अपना घर खोना क्या होता है। अगले दिन मैं भोर से पहले जाग गया, इसलिए नहीं कि मुझे कोई ज़रूरी काम था, बल्कि इसलिए कि कुछ परेशानियां आपको चैन से सोने नहीं देती। मैं उठा, चूल्हे पर पानी गर्म करने रखा और अपने हिसाब से कॉफ़ी बनाई, तेज, बिना चीनी के, उस स्वाद के साथ जो गले में चुभता है और आपको याद दिलाता है कि आप जिंदा हैं। मैं अपने छोटे से गुप्त अपार्टमेंट की खिड़की के पास बैठ गया, वो जगह जिसे मैंने ऐसे दिनों के लिए चुपचाप तैयार किया था, और मैं देखता रहा कि प्रयागराज शहर अपनी दूर की आवाज़ों, धीरे धीरे बुझती अपनी रोशनियों और भोर की उस ताज़ी हवा के साथ कैसे जागना शुरू कर रहा है जो कहती है, प्रकाश चंद, आज भी तुम्हें आगे बढ़ना है। मैंने रोहित के बारे में सोचा, मैंने उसके चेहरे के बारे में सोचा जब उसने वो कागज़ मेरे बनाए हुए घर के आंगन में मेरे बक्सों, टेबल पर रखी थी। मैंने उन शब्दों को याद किया जो उसने कहे थे, अब मेरे ससुराल वाले यहाँ रहते हैं, पिताजी, आप अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लें। जैसे मैं कोई अजनबी था,
जैसे उस छत के नीचे मेरा पूरा जीवन एक झूठ था, एक पुरानी रसीद की तरह जिसका अब कोई मोल नहीं था। वहीं कॉफी का कप हाथ में लिए मैं समझ गया कि मुद्दा सिर्फ निकाले जाने का नहीं था। असली दर्द तो यह था कि मुझे भुला दिया गया था, पर मैं इस दर्द में डूबने वाला नहीं था। मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए थे। जब मेरी पत्नी सुनीता नहीं रही तब लगा कि मेरी दुनिया बिखर गई है, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और शांति से, अपने परिश्रम से मैंने सब कुछ फिर से संवारा। इस बार भी ऐसा ही था। मुझे बदला लेने की नहीं, न्याय की इच्छा थी, और मेरे जैसा आदमी न्याय के लिए शोर नहीं मचाता। उसे बस याद रखने की जरूरत है कि वह कौन है और उसी के अनुसार काम करे। मैंने घर की मूल रजिस्ट्री के कागजात का बंडल उठाया। उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हूं। मेरे हस्ताक्षर वहीं थे, वर्षों पहले की तरह स्पष्ट। कोई और दस्तावेज नहीं जुड़ा था, न ही किसी को कोई अधिकार दिया गया था। घर पूरी तरह से मेरा था। रोहित को कभी इस बात का पूरा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बरसों से मैंने उसे यह मानने दिया था कि एक दिन मैं यह घर उसके नाम कर दूंगा। वह मुझसे बार बार कहता था, पिताजी अब इसे मेरे नाम कर दें, बाद में कोई झंझट नहीं होगा। लेकिन मेरी आत्मा ने कभी झूठ नहीं बोला, और इसी वजह से मेरे पास अब भी समय था। मैंने किशन लाल को बुलाया। वह मेरा पुराना पड़ोसी था जो सेवानिवृत्ति के बाद प्रॉपर्टी एजेंट बन गया था। वह जमीन की कीमतों को अच्छी तरह जानता था, फिरोजाबाद के हर कोने से वाकिफ था, और सबसे अहम, वह मेरी पूरी कहानी जानता था। जब मैंने उसे बताया कि क्या हुआ, उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस कहा, मुझे 3 दिन दो, और फोन रख दिया। इतना आसान। मैंने कागजात संभाले, अपना चेहरा धोया और बाहर टहलने निकल पड़ा। मैं पुराने घर के सामने से गुजरा, गली के कोने से बिना किसी को दिखे। वीरेंद्र की गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी। तार पर ऐसे कपड़े सूख रहे थे जो मेरे नहीं थे, और बगीचे में ऐसे फूल लगे थे जहां पहले सिर्फ सूखी जमीन थी। मुझे दुख हुआ, हाँ, लेकिन इससे मुझे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। वह अब मेरा घर नहीं था, कम से कम रहने के लिए नहीं, पर कागजों में वह अभी भी मेरा था, और इतना ही काफी था। दिन बीतते गए। किशन लाल ने अपना वादा पूरा किया। उसने मुझे मंगलवार की सुबह फोन किया। 2 ग्राहक हैं, एक नकद भुगतान करने को तैयार है। मैंने उससे कहा कि वह जल्दी करे, बिना किसी शोर शराबे के सौदा पक्का करे। मैं जहां जरूरत होगी दस्तखत करूंगा। मैं कोई मुलाकात या भागदौड़ नहीं चाहता था। मैं बस सब कुछ निपटाना चाहता था, जैसा कि मैं अपनी जिंदगी में हर काम करता आया हूं। मैं वकील के पास गया, कागजात पर दृढ़ता से दस्तखत किए, बिना किसी हिचकिचाहट के। बाहर निकलते हुए किशन लाल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं रोहित को बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि नहीं, उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, जिसने मुझे पहले ही पराया मान लिया था। उसने अपनी चाल चली थी। अब मेरी बारी थी। किशन लाल ने मुझे उस शांत सम्मान से देखा जो सिर्फ उन पुरुषों के लिए होता है जो बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेते हैं। उसने मुझे बिक्री के अनुबंध की एक प्रति दी और मुझे शुभकामनाएं दी। मैं अपने प्रयागराज वाले किराए के कमरे में लौटा, दस्तावेजों को चाबी से बंद करके रख दिया। मैंने एक बियर खोली, जो मेरे लिए सामान्य बात नहीं थी, लेकिन उस शाम यह सही लगा, और इमारत की छत पर बैठकर आसमान को लाल होते देखने लगा। मैंने सुनीता के बारे में सोचा कि अगर वह यहां होती तो मुझे कैसे देखती, बिना किसी क्रोध के, उसी कोमलता और दृढ़ता के साथ जो उसमें हमेशा से थी। और फिर जैसे मैंने उसे सुना, मैंने खुद को जवाब दिया, प्रकाश चंद, तुमने अच्छा किया। तुम परेशान नहीं हुए, तुमने गिड़गिड़ाया नहीं, तुमने बस अपना सम्मान बचाया। अगले दिन रोहित ने मुझे फोन किया। मुझे घर से निकालने के बाद यह पहली बार था। मैंने जवाब नहीं दिया। बाद में मुझे 3 संदेश मिले। पिताजी, आपने घर देखा? क्या हो रहा है? कृपया जवाब दें। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। मैं फिर से खिड़की के पास बैठ गया, और वहीं प्रयागराज शहर में फिर से बत्तियां जलने लगी थीं। मैंने समझा कि कभी कभी खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा असरदार होती है। उस रात मैं चैन से सोया, खुश नहीं, पूरी तरह से शांत नहीं, लेकिन दृढ़ था, क्योंकि मैंने सिर्फ एक संपत्ति से ज्यादा कुछ हासिल किया था। मैंने अपनी जगह वापस पाई थी, और मेरी जगह, मेरे बेटे, किसी घर में नहीं है। वह उस व्यक्ति की गरिमा में है जो खुद को झुकने की इजाजत नहीं देता। उसी दिन जब रोहित ने मुझे वे संदेश भेजे, मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और टहलने निकल पड़ा। प्रयागराज में बाजार का दिन था। गर्मा गर्म पकवानों की खुशबू, हवा में मिर्च की महक और ताज़ा पनीर ने मुझे सुनीता की याद दिला दी, जो हर शनिवार सुबह ताज़े फूल खरीदने जाती थी। मैं किशन लाल काका के ठेले के पास से गुजरा,
एक भले मानुस जो हमेशा हरी मिर्च और नींबू बेचते थे। उन्होंने मुझे पहचाना, अपनी पगड़ी थोड़ी ऊपर उठाकर कहा, प्रकाश चंद जी, बहुत दिन बाद दिखे। घर परिवार सब ठीक है? मैंने बस एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस चल रहा है, क्योंकि हर बात बोलनी जरूरी नहीं होती। उस पल मुझे एक बात समझ आई, दुनिया चलती रहती है, भले ही अपने ही परिवार से कितनी भी ठेस क्यों न लगे, और यह भले ही दर्द दे, पर यह आज़ादी भी देती है। क्योंकि जब कोई यह समझ जाता है कि उसे अब किसी को खुश करने या खुद को सही ठहराने की ज़रूरत नहीं है, तो भीतर से कुछ सुलझ जाता है। मैं अपने कमरे में लौट आया और अपना मोबाइल खोला। रोहित के और भी कई संदेश थे, कुछ उसकी पत्नी के भी थे, जिसने मेरे प्रति अपनी नाराज़गी कभी नहीं छिपाई थी। उसने लिखा था, आपने जो किया वह बहुत बुरा था, अब हमारे माता पिता के पास रहने को जगह नहीं है। वह अपने माँ बाप के बारे में बात कर रही थी, जो मेरे फिरोजाबाद वाले घर में ऐसे घुस गए थे जैसे कोई धर्मशाला हो। मैं हंसे बिना नहीं रह सका, क्योंकि देखो, मुझे ही तो बताया गया था कि मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है, और अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने व्हिस्की की एक पुरानी बोतल खोली, जिसे मैंने सालों से सहेज कर रखा था। अपने 70वें जन्मदिन के बाद से, जब घर में मेरा अभी भी मान सम्मान था। मैं बालकनी में बैठ गया, एक घूंट लिया और रोहित के लिए मैंने जो कुछ भी किया था वो सब याद करने लगा। मैंने कैसे अपना ट्रक बेच दिया ताकि उसकी पढ़ाई पूरी हो सके। मैंने कैसे अपने हाथों से घर की मरम्मत की ताकि वह अपनी पत्नी के साथ आराम से रह सके। और अंत में मुझे जो मिला वो मेरी यादों पर फेंकी गई एक चिट्ठी थी। ऐसे लम्हों में इंसान ये समझता है कि एक पिता का प्यार हमेशा कृतज्ञता की गारंटी नहीं देता, और परिवार कभी कभी सिर्फ कागज पर लिखा एक रिश्ता भर होता है। अगले दिन मैं फिरोजाबाद में अपने पुराने घर के सामने वाली सड़क से गुजरा। वह पूरी तरह खाली था। कोई रोशनी नहीं जल रही थी, कोई पर्दा नहीं था, दरवाजे पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी थी। वे पहले ही जान गए थे, उन्हें सच का पता चल गया था, और मुझे कोई विशेष खुशी नहीं हुई, लेकिन न्याय महसूस हुआ, क्योंकि भीतर से मैंने कभी बदला नहीं चाहा था। मैं बस यह दिखाना चाहता था कि मैं अभी भी जिंदा हूं, कि मेरा अभी भी एक वजूद है, कि मैं अभी भी कुछ करने की ताकत रखता हूं। मंगलवार को रोहित प्रयागराज में मेरे दूसरे घर की दहलीज पर आ पहुंचा। चौकीदार ने मुझे बुलाया। आपका बेटा नीचे है, क्या उसे ऊपर भेज दूं? मैंने एक गहरी सांस ली। हाँ कहा, क्योंकि रिश्ता तोड़ना एक बात है और मुश्किलों से भागना बिल्कुल अलग, और मैं कभी भागा नहीं था। जब दरवाज़ा खुला तो वह ऐसी सूरत के साथ अंदर आया जो मैंने अरसे से नहीं देखी थी। वह अब न तो घमंडी था और न ही अकड़ू। उसके चेहरे पर एक ऐसे बच्चे का भाव था जो ठोकर खाकर गिर गया हो। उसने जमीन की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और बहुत धीरे से बोला, पिताजी कृपया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं चुप रहा। वह आगे बोला, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन बिना बताए घर ऐसे बेच देना बहुत मुश्किल था। और तब आखिरकार मैं बोला, मुश्किल था यात्रा से लौटकर अपना सामान आंगन में पड़ा पाना। मुश्किल था वह चिट्ठी पढ़ना। मुश्किल था यह जानना कि मेरी जगह तुम्हारी पत्नी के माँ बाप को दे दी गई थी, जैसे मैं कोई पुराना बेकार सामान हूं। यह बहुत मुश्किल था रोहित, और तुमने मुझसे माफी तक नहीं मांगी। तुम तो हंस रहे थे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं लड़ने या तुम्हें नीचा दिखाने नहीं आया हूं। वह तुम दोनों एक दूसरे के लिए पहले ही कर चुके हो। मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि तुम्हें कुछ बातें सुनने की जरूरत है। तुमने सिर्फ एक मकान नहीं खोया, तुमने उस पिता का सम्मान खो दिया जिसने तुम्हें सब कुछ दिया था। वह सिर झुकाकर सोफे पर बैठ गया और फिर टूटी हुई आवाज में बोला, मैंने सोचा था कि यह घर मेरा ही था, कि आपने मुझे वह दे दिया था। और तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैंने पूछा। तुम क्यों चाहते थे ऐसा? क्योंकि यह ज्यादा आसान था, क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि एक बुजुर्ग को अब छत की जरूरत नहीं है। वह पूरी तरह चुप रहा। हमारी मुलाकात 20 मिनट तक चली। उसने मुझे फिर से सोचने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे बहुत अफसोस है कि वीरेंद्र और उसकी पत्नी अब अपनी दूसरी बेटी के साथ रह रहे थे, कि उसकी पत्नी बहुत नाराज थी, कि उसे अब नहीं पता कि क्या करना है। मैंने बस उससे कहा, जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हें अपने हाथों से कुछ बनाना सीखना होगा, जैसे मैंने किया था। और जब तुम यह कर लोगे, शायद तुम उस चीज का सही मूल समझोगे जो तुमने फेंक दी। वह सिर झुकाए चला गया, बिना कुछ कहे। जवाब के बदले कोई गर्मजोशी नहीं मिली, न कोई आलिंगन। उस रात मुझे नींद तो आई, पर मन खुश नहीं था, पूरी तरह शांत भी नहीं था। लेकिन भीतर एक दृढ़ता महसूस हुई, क्योंकि मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया था, बल्कि बस वह वापस पाया था जो मेरा था। मेरे लिए यह मेरी सच्ची आज़ादी की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था।
एक हफ्ता गुजर गया। रोहित की कोई खबर नहीं थी, न कोई संदेश, न कोई फोन, यहां तक कि दरवाजे पर कोई दस्तक भी नहीं हुई, जैसे वह अचानक गायब हो गया हो। लेकिन मुझे पता था कि वह भीतर से कितना बेचैन था। उसकी आदत है सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की, हुक्म चलाने की, दुनिया का मालिक होने का दिखावा करने की। जब जमीन उसके पैरों तले से खिसक जाती है तो वह चुप हो जाता है, विनम्रता से नहीं बल्कि अपने आहत स्वाभिमान से। मैं दूसरी तरफ शांत था, खुश नहीं, कोई जश्न नहीं मना रहा था, बस शांत। मैंने अपना दांव चल दिया था। मैंने वह वापस ले लिया था जो मेरा था। मैंने अपने बेटे को और शायद खुद को भी दिखा दिया था कि मेरी अहमियत अभी बाकी है, मेरी अपनी जिंदगी पर मेरा हक अभी भी कायम है। मैं अपने बुढ़ापे के दिन उस घर के एक कोने में सिमट कर नहीं गुजारने वाला था जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, जहां लोग मेरे आसपास ऐसे चलते जैसे मैं उन पर कोई बोझ हूं। उस शुक्रवार को मैं उस पुरानी मिठाई की दुकान पर गया जहां मैं सुनीता के साथ अक्सर जलेबी और बालूशाही खरीदने जाया करता था। काउंटर पर बैठी वह युवती जो मुझे 15 साल की उम्र से ही किशनलाल काका कहकर पुकारती थी, उसने मुझे एक ताज़ी मिठाई मुफ्त में दी। मैंने सुना है कि आपके घर में कुछ बदलाव हुए हैं, उसने कहा, बिना कोई फिजूल सवाल पूछे। मैंने बस अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। हाँ, कभी कभी जिंदगी में नए मोड़ आ जाते हैं। मैंने उससे यह नहीं पूछा कि उसे खबर कैसे मिली। फिरोजाबाद जैसे छोटे कस्बों में खबरें हवा से भी तेज दौड़ती हैं। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया, मीठी रोटी ली और उसे धन्यवाद कहा। बाहर निकलते हुए मैंने रामलाल को देखा। वह मेरे राजमिस्त्री के दिनों का एक पुराना साथी था। उसने प्यार से मेरी पीठ थपथपाई। इन दिनों तो तुम सीधे चल रहे हो बुजुर्ग, उसने आधी मुस्कान के साथ मजाक किया। क्या किया, गद्दा बदला या जिंदगी की चाल? मैं हंस पड़ा। शायद दोनों, मैंने जवाब दिया। यह सब अजीब था, लगभग अवास्तविक सा। कैसे अपने घर से बेदखल होने ने मुझे अपनी खोई हुई हिम्मत वापस दिला दी थी, और सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं। मेरा मतलब था वह हिम्मत जो याददाश्त, निर्णय और स्वाभिमान से बनी होती है। पर अंदर ही अंदर इस नई मिली शांति में भी एक दर्द था। वह अब भी मेरा बेटा था। यह सच कभी नहीं बदलने वाला था। कोई बदला, कोई सीख, कोई खामोशी इसे मिटा नहीं सकती थी। और यह जानकर सबसे ज्यादा दुख हुआ कि यह दर्द किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं दिया था। यह मेरे अपने से आया था, मेरे ही हाथों से, मेरे ही खून से, मेरी ही उम्मीदों से। मुझे यह सोचकर हैरानी हुई कि क्या उसे अब पछतावा इसलिए था क्योंकि उसने मेरा मूल्य समझा था, या सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ कीमती खो दिया था। और मैं अभी इसका जवाब जानना नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद किसी ने मेरी घंटी बजाई। वह मेरी भतीजी नेहा थी, मेरी दिवंगत बहन की बेटी। वह एक प्लास्टिक के थैले में मिठाई ली खड़ी थी और उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूं ताऊजी, उसने पूछा। बेशक, आ जाओ, मैंने कहा एक तरफ हटते हुए। वह बैठ गई, मिठाइयों को मेज पर रखा और थोड़ी हिचकिचाई। फिर उसने साफ साफ कहा, रोहित चाचा हमारे घर आए थे। वह रो रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ था। मेरे पिताजी शायद मुझ पर गुस्सा होंगे ये कहने के लिए, पर मुझे लगता है कि उन्हें आपकी जरूरत है। मैं कुछ पल के लिए खामोश रहा। फिर मैंने पूछा, क्या उसने तुम्हें सब कुछ बताया? उसने सिर हिलाया। काफी कुछ। उसे पता है कि उसने हद पार कर दी थी। वह कहता है कि उसने अपनी पत्नी के दबाव में, रोहित के ससुर वीरेंद्र के दबाव में और इस सोच के दबाव में ऐसा किया कि आपको अब घर की जरूरत नहीं होगी। मैंने धीरे से उसे बीच में टोका, तो सच बोलने से ज्यादा आसान है बाप को घर से निकालना। नेहा ने अपनी नजरें झुका लीं। वह सही नहीं है ताऊजी, पर वह टूट गया है। मैं खड़ा हुआ, खिड़की तक गया और बाहर के नज़ारे को देखने लगा। वही छतें जो मैं अपने घर के आंगन से देखता था, उस घर से जो अब मेरा नहीं था। वह टूटा हुआ है, हाँ, मैंने कहा, पर आज नहीं। वह तो उसी पल टूट गया था जब उसे लगा मैं बेकार हो गया हूं। वह खड़ी हुई और बोली, मैं जानती हूं, पर शायद अब वह सुनने को तैयार है। मैंने एक बार फिर सिर हिलाया। उसने मटकी और मिठाई रखी और चुपचाप चली गई। उस रात मैं ज्यादा नहीं सोया। मैं यही सोचता रहा कि कैसे रोहित बचपन में मेरा हाथ पकड़ता था, कैसे वह गेट तक भागता था जब मैं काम फिरोजाबाद से लौटता था और एक छोटा सा खिलौना लाता था, कैसे वह रोया था जब मैंने उसे पहली बार स्कूल में दाखिला कराया था। वह बच्चा, उसे मैंने बरसों से नहीं देखा था। मुझे प्रतिशोध नहीं चाहिए था, कभी नहीं। मैं तो बस उसे एक सबक सिखाना चाहता था, खुद को भी और हर उस इंसान को जो पिताजी के त्याग का अर्थ भूल गया था। अगली सुबह मैं उस मंदिर की ओर चल पड़ा जहां सुनीता और मैंने अपनी 40वीं शादी की सालगिरह पर फिर से आशीर्वाद लिया था। मैं सबसे पिछली पंक्ति में बैठ गया। मैंने उसके बदलने के लिए प्रार्थना नहीं की,
मैंने बस ये कहा कि कड़वाहट को रिश्ते की दीवार न बनने दे जहां स्नेह का स्थान होना चाहिए। मैं निकलने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। पिताजी। वह गौरव था। वह थका हुआ दिख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी कमीज में शिकन पड्डी थी, आंखें सूजी हुई थीं। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और बगल में बैठ गया। हम दोनों 1 मिनट तक खामोश रहे। फिर उसने कहा, मैं घर मांगने नहीं आया। मुझे पता है वह अब मेरा नहीं रहा। मुझे पता है वह आपका था, हमेशा से। मैं बस यह जानने आया हूं कि क्या आपके दिल में मेरे लिए अभी भी कोई जगह बची है। मैंने उसे देखा, ध्यान से देखा और जवाब दिया, वह तो समय पर निर्भर करेगा। वह डरा नहीं। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा पिताजी, उसने कहा, और शायद यह आपकी ही देन है। आपने मुझे मजबूत, स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी बनाया, पर शायद मैंने अपनी महत्वाकांक्षा को ही अपना अधिकार मान लिया। मैंने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला था कि तुम मेरे या मेरी छत या मेरी खामोशी के मालिक बन जाओगे। गौरव ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है, वह फुसफुसाया, और मुझे अफसोस है, सिर्फ उस चीज के लिए नहीं जो मैंने किया, बल्कि उन सभी बार के लिए जब मैंने आपको देखने की बजाय आपकी उपेक्षा की। वह खड़ा हुआ, बेंच पर एक पुरानी तस्वीर रखी, प्रकाश चंद, गौरव और सुनीता की, और बोला, मैं अब से हर रविवार सुबह रामलाल के पार्क में मिलूंगा। मैं फव्वारे के पास वाली बेंच पर बैठूंगा। अगर एक दिन आपको बात करने का मन हो तो मैं वहीं मिलूंगा। वह बिना मुड़े चला गया। प्रकाश चंद काफी देर तक मंदिर में बैठे रहे। उन्हें क्रोध महसूस हो रहा था। उनका निश्चय बदल गया था। भूला नहीं था, पर परिवर्तित हो गया था। अगले रविवार वे जल्दी उठ गए। शरीर की अपनी घडडी होती है जब आत्मा बोझिल होती है। ऐसा नहीं था कि वे गौरव को देखने का विचार कर रहे थे। उन्होंने अभी तक तय नहीं किया था, पर उन्हें चलना था, सुबह की ताज़ी हवा लेनी थी, यह याद करना था कि वे यह सब होने से पहले कौन थे। उन्होंने अपनी कॉफ़ी तेज़ और बिना चीनी के बनाई जैसे उन्हें पसंद थी, और प्रयागराज में अपने किराए के छोटे अपार्टमेंट की बालकनी में बैठ गए। वहां से वे शहर को जागते हुए देख रहे थे। दूर के हॉर्न, बेकरियों से आती ताज़ी रोटियों की खुशबू, एक माँ का खिड़की से अपने बेटे को जल्दी करने के लिए पुकारना। बाहर इतनी जिंदगी, और प्रकाश चंद अंदर ही अंदर खुद के टुकड़ों को समेट रहे थे। वे वहां लगभग 20 मिनट तक बैठे रहे। फिर वे उठे, सफ़ेद सूती कमीज पहनी, एक साधारण पगड़ी लगाई और बिना किसी मंजिल के निकल गए। बस चलते रहे। सूरज पहले ही अपनी तपिश बढ़ा रहा था जब बिना ध्यान दिए उनके कदम उन्हें रामलाल के पार्क तक ले गए, और गौरव वहीं बेंच पर बैठा था जैसा उसने कहा था, बस खाली जगह को देख रहा था। प्रकाश चंद के गले में गांठ पड़ गई। वे मानते हैं, क्योंकि भले ही वे सही थे, अपने बेटे को ऐसे देखना आसान नहीं था। मायूस, नाजुक, खुद से हारा हुआ, वे सड़क के दूसरी तरफ खड़े होकर देखते रहे। गौरव अपनी उंगलियां हिला रहा था जैसे बेचैन हो। वह चारों तरफ देखता, फिर जमीन पर। वह कभी कभी आंखें बंद करता, जैसे कोई बिना आवाज के प्रार्थना कर रहा हो। प्रकाश चंद वहीं खड़े खुद से जूझ रहे थे। उनका एक हिस्सा चाहता था कि वे पार जाएं, उसके बगल में बैठें और कहें, चलो फिर से शुरू करते हैं, सब ठीक है। पर दूसरा हिस्सा, वे रजिस्ट्री के कागज, उनके सामान को बगीचे में, रोहित की हंसी, उन्हें बेघर कहते हुए नहीं भूल सकते थे। वे पार नहीं गए। वे मुड़े और धीरे धीरे अपने घर की तरफ वापस चले। और उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी खामोशी जरूरी होती है। कभी कभी दर्द को शांत होने की जरूरत होती है, जैसे धूल तूफान के बाद शांत होती है। सोमवार को वे सुनीता की समाधि पर गए। वे नए फूल ले गए और संगमरमर को उस कपड़े से साफ किया जो वे हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। वे उसके बगल में बैठ गए और उससे बातें की, जैसे वे अक्सर करते थे। उन्होंने उसे सब बताया, उस नोट से लेकर मंदिर में उस पल तक, पार्क की बेंच तक। और उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, सुनीता, क्या मैं ज्यादा सख्त हो रहा हूं? पर हवा ने बस पेड़ों की पत्तियों को हिलाया। कोई जवाब नहीं था, पर उन्हें एक छोटी सी शांति महसूस हुई, एक राहत जो उन्हें काफी थी, जैसे वह कह रही हो, अपनी राह पर चलते रहो। और उन्होंने वही किया। उन्होंने अपनी जिंदगी जारी रखी। वे बाजार गए, उन्होंने चौराहे पर अपना अखबार पढ़ा, उन्होंने पुराने दोस्तों से अपनी दुकान में बातें की। शहर अपनी गति से चल रहा था, पर प्रकाश चंद के भीतर कुछ बदल गया था, और उन्हें यह भी महसूस हुआ कि रोहित में भी कुछ बदलाव आया होगा। 2 हफ्ते बीत गए, और एक शनिवार की सुबह उन्हें अपने प्रयागराज वाले अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक बिना पते का लिफाफा मिला। अंदर रोहित के बचपन का एक पुराना चित्र था। उस पर लिखा था, दुनिया के सबसे अच्छे पापा के लिए। उन्हें बरबस वो दिन याद आ गए।
यह चित्र सालों तक रोहित के कमरे की दीवार पर लगा रहा था। उसने हम दोनों को एक पतंग के साथ बनाया था, प्रकाश चंद पगड़ी पहने हुए और वो उनका हाथ पकड़े हुए। यह बचकाना और मासूम था, पर इसने उन्हें वहां छुआ जहां उन्हें लगा था कि अब दर्द महसूस नहीं होता। वे उस कागज को हाथों में लिए कुर्सी पर बैठ गए और फूट फूट कर रोए, न तो क्रोध से न ही अपनी दया पर। वे उस बच्चे की याद में रोए जो उनका बेटा कभी था, उस समय के लिए जब वह उन्हें गर्व से देखता था, जब उनकी उपस्थिति मात्र ही उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए काफी थी। वह बच्चा कब खो गया? अपने जीवन के किस मोड़ पर वह ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने उन्हें फिरोजाबाद स्थित उनके पैतृक घर से बेदखल कर दिया? अगले दिन वे फिर किशनलाल के साथ वाले पार्क गए। वह बेंच अभी भी खाली थी। वे बैठ गए, पर ज्यादा देर तक नहीं। उन्होंने लगभग 10 मिनट इंतजार किया और जब वे उठने ही वाले थे तो उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। यह रोहित था। वह धीरे धीरे आ रहा था, जैसे उसे डर हो कि वे वहां नहीं मिलेंगे। प्रकाश चंद को देखकर वह 1 सेकंड के लिए ठिठका। फिर वह उनकी ओर चला और सिर्फ इतना कहा, आने के लिए धन्यवाद। वे साथ साथ बैठे, बिना एक दूसरे की ओर देखे, बिना किसी जल्दबाजी के। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सुनीता मां होती तो हमें यहां देखकर कितनी खुश होती। प्रकाश चंद ने धीमे से सिर हिलाया। वह कभी नहीं चाहती कि बात इतनी बिगड़ती, उसने जोड़ा। और प्रकाश चंद ने जवाब दिया, मुझे पता है, पर उन्होंने तुम्हें माफी मांगना भी तो सिखाया था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो मुझे यह करने दीजिए, पर पूरी ईमानदारी के साथ। वह प्रकाश चंद की ओर मुड़ा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने लालच को अपनी आंखों पर पर्दा डालने दिया, आपकी जगह दूसरों को चुना, आपके मेरे लिए किए गए हर काम को भुला दिया। यह सोचा कि बुढ़ापे की वजह से अब आप मायने नहीं रखते। मैं जिद्दी था, घमंडी था, और मैं समझता हूं अगर आप मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहते, पर मुझे यह कहना बहुत जरूरी था। प्रकाश चंद को जवाब देने में समय लगा, किसी संदेह की वजह से नहीं, बल्कि उस दर्द के प्रति सम्मान के लिए जो रोहित अभी भी महसूस कर रहा था। और तब उन्होंने उससे कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है रोहित, बहुत बड़ी। पर अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो, धैर्य और सम्मान के साथ सब कुछ फिर से बनाना चाहते हो, तो शायद हम दोनों के बीच अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी है। उसने सिर हिलाया और उस पल, एक पल के लिए प्रकाश चंद ने उस बच्चे को देखा जिसकी आंखों में चमक थी, विनम्रता थी और सच्चा पछतावा था। उन्होंने हाथ मिलाकर विदा ली, बिना किसी वादे के, बिना किसी तारीख तय किए। पर हम दोनों के बीच कुछ नया महसूस हुआ, एक संभावना। प्रयागराज में अपने किराए के घर लौटते समय प्रकाश चंद ने आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया था, बल्कि इसलिए कि वे एक बात समझ गए थे। बात फिरोजाबाद वाला घर वापस पाने की नहीं थी। बात अपनी आवाज, अपनी गरिमा और शायद किस्मत से अपने बेटे को वापस पाने की थी। पार्क की बेंच पर हुई उस बातचीत से रोहित ने जो किया वह मिटा नहीं, पर इसने प्रकाश चंद को पहले से ज्यादा कठोर भी नहीं बनाया। वे अभी भी उन चीजों की तस्वीर के साथ सोते थे जो हवा के रहमोक्रम पर बगीचे में बिखरी पड़ी थीं। जैसे उस फिरोजाबाद वाले घर में उनका इतिहास किसी पुराने कागज की तरह फेंक दिया गया हो। अभी भी दर्द होता था। यह एक ऐसे कांटे की तरह छुपता था जिसे कोई नहीं देखता, पर जो हर बार हिलने पर परेशान करता है। पर वे इतना जी चुके थे कि यह समझ सकें कि जीवन की महत्वपूर्ण बातें एक माफी और हाथ मिलाने से हल नहीं होती। उन्हें समय, कर्म और खामोशी की भी जरूरत होती है। अगले दिनों में रोहित न तो आया न ही फोन किया, पर प्रकाश चंद को यह उम्मीद भी नहीं थी कि उसका घमंड एक दिन में खत्म हो जाएगा। जो उन्हें उम्मीद नहीं थी वह था जो उसके बाद हुआ। बुधवार को उन्हें एक हाथ से लिखा हुआ खत मिला, एक बिना पते का लिफाफा, पर वह लिखावट वे 100 साल बाद भी पहचान लेते। यह उसी की थी। प्रकाश चंद ने उसे आराम से खोला और जो पढ़ा उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। पिताजी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस सब के बारे में बहुत सोचा है। सिर्फ मैंने जो किया उसके बारे में नहीं, बल्कि आप मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते थे। मुझे वे सभी बार याद आईं जब आप मुझे साइकिल पर स्कूल ले जाते थे, ढाबे पर ट्रक चलाकर थके होने के बावजूद। वे बार जब आप ठीक से नहीं खाते थे ताकि मेरे पास थाली में कुछ हो, और मैंने वह सब फेंक दिया जैसे उसका कोई मोल ही ना हो। मैं आपको यह नहीं लिख रहा हूं कि सब पहले जैसा हो जाए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप जानें कि मैं बेहतर इंसान बनने की राह पर हूं, और जानता हूं कि शायद मैं इसके काबिल नहीं, पर आपका जरा सा भरोसा फिर से जीतना चाहता हूं। पार्क में आने के लिए आपका शुक्रिया। वह मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर था। विशाल। मैंने उस खत को हल्के से पढ़ा, फिर दोबारा। उसे अपनी कमीज की जेब में रखकर मैं टहलने निकल गया। उस दिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उस खत को सुनीता की तस्वीर के बगल में रात की मेज पर रखा,
उसे ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, तुम क्या करती? शुक्रवार को अचानक इंटरकॉम बजा। चौकीदार ने बताया कि कोई मुझसे मिलने आया है। मैं नीचे गया तो वह विशाल की पत्नी मीनाक्षी थी। हम कभी बहुत करीब नहीं थे, पर कोई मनमुटाव भी नहीं था। उसने मुझे शर्म और एक अजीब से दृढ़ संकल्प के भाव से देखा। उसने मेरे गाल पर एक हल्की सी चूम ली और कहा, मुझे आपसे मिलना था, क्या मैं ऊपर आ सकती हूं? मैंने सहमति में सिर हिलाया। हम ऊपर आए। मैंने उसे कॉफी का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। रसोई में बैठकर उसने सीधे मुद्दे पर बात शुरू कर दी। विशाल बदलने की कोशिश कर रहा है पिताजी, पर वह भ्रमित है। उसे डर है कि उसने जो किया है उसे ठीक नहीं कर पाएगा। मैं उससे कहती हूं कि माफी मांगना बस शुरुआत है, पर अगर आप ही कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो यह भी बेकार है। उसने मुझे जगह नहीं दी। सुनीता, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसे लगा कि वह उस घर पर कब्जा कर सकता है जहां उसकी मां का अंतिम संस्कार हुआ था, जहां वह खुद पला बढ़ा था। यह कोई गलती नहीं थी, यह एक धोखा था। उसने नजरें झुका लीं, अपनी कॉफी चम्मच से हिलाई। मुझे पता है, मैं उसका बचाव करने नहीं आई हूं। मैं बस इतना कहना चाहती हूं। सुनीता चाहती थी कि आप अभी भी महत्वपूर्ण हैं। वह हमेशा आपके बारे में बात करती थी, लेकिन विशाल को पास आने का तरीका नहीं पता। और मैं भी इस परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हूं, अपने और अपने बच्चों के लिए और शायद आपके लिए भी। मीनाक्षी में साहस था। उसकी आंखों में आत्मसम्मान की एक झलक थी। उस पल के लिए उसने मुझे सुनीता की याद दिला दी और मेरी आंखें हल्की नम हो गईं। विशाल को यह समझना होगा कि माफी का मतलब भूल जाना नहीं होता, और रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से, विनम्रता से, सम्मान से बनते हैं। उसने सिर हिलाया, अपनी कॉफी खत्म की, मेरा धन्यवाद किया और चली गई। जब मैंने दरवाजा बंद किया तो मैं गलियारे में खड़ा देखता रहा। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन मीनाक्षी की मुलाकात ने मेरे भीतर एक हलचल पैदा कर दी थी, संदेह की नहीं बल्कि संभावनाओं की। अगले रविवार को मैं फिरोजाबाद के मंदिर गया। हमेशा की तरह पिछली पंक्ति में बैठ गया। पूजा के दौरान मैंने कुछ नहीं मांगा, बस खामोश रहा और अपने भीतर उस आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा जिसे मैं अभी तक व्यक्त नहीं कर पाया था। आखिर में मेरी मुलाकात पुजारी जी से हुई। वे मेरे पुराने मित्र थे। उन्होंने मुझे मंदिर में हुए सुधारों, दान और बाल मंदिर के बच्चों के बारे में बताया। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा, और विशाल, सब कैसा चल रहा है? मुझे जवाब देने में कुछ पल लगे, लेकिन फिर मैंने कहा, मुझे नहीं पता, पर शायद अब चीजें बदलने लगी हैं। उन्होंने उस शांति से मुस्कुराया जैसे किसी ने दुनिया के कई उतार चढ़ाव देखे हों। कभी कभी दूसरे को तब तक अकेले चलने देना पड़ता है जब तक उसे यह एहसास न हो जाए कि उसे वापस आने की जरूरत है। अगले सोमवार को मैंने उस फिरोजाबाद वाले घर के लेटर बॉक्स में एक लिफाफा डाला जो कभी मेरा था। अंदर विशाल ने मुझे जो चिट्ठी भेजी थी वह थी, और एक और कागज जिस पर मैंने बस एक वाक्य लिखा था, हम अभी भी चल रहे हैं, पर अब तुम्हें रास्ता पता है। अगले हफ्ते विशाल मेरे प्रयागराज वाले अपार्टमेंट के चौकीदार के पास आया। वह ऊपर नहीं आया, बस एक कागज का थैला छोड़ गया जिसमें 2 पांव मीनाक्षी द्वारा बनाई गई घर की बनी जैम और एक नोट था जिस पर लिखा था, दिन की शुरुआत मीठे से करने के लिए प्यार से तुम्हारा बेटा। मैंने जवाब नहीं दिया, पर स्वीकार कर लिया। यह कई सालों में पहली बार था कि उसके किसी हाव भाव ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर किया, भले ही अंदर। मैं जानता था कि वह वास्तव में समय में वापस जाना चाहता था, पर समय वापस नहीं आता। जो वापस आती है वह सच्चाई है, और वह हमारे बीच अंकुरित होने लगी थी। अभी छोटी, नाजुक, शर्मीली, पर वह सच्ची थी। अभी बहुत कुछ बाकी था। अभी उसे अपने रोहित और नेहा से बात करनी थी। जो उसने किया था उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना था। अभी उसे वह शांति वापस करनी थी जो उसने मुझसे छीनी थी। पर अब कम से कम मैं जानता था कि वह अब इनकार में नहीं था, और यह तो उससे कहीं ज्यादा था जितना बहुत से लोग हासिल कर पाते हैं। उस रात जब मैं रात का खाना खत्म कर रहा था, मैंने पांव पर जैम लगाया और धीरे से मुस्कुराया, यह सोचते हुए कि कभी कभी बच्चे भटक जाते हैं, पर अगर पिताजी खुद को नहीं खोते तो शायद किसी दिन वे वापस आने का रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने हमेशा कहा, माफ करना भुलाया नहीं जा सकता, और सही माफी के लिए पहले वास्तविक बदलाव दिखना जरूरी है। मैं ऐसा इंसान नहीं जो सिर्फ मीठी बातों से पिघल जाए, खासकर पुराने कागजों पर लिखी यादों से तो बिल्कुल नहीं। अगर रोहित सचमुच मेरे साथ फिर से रिश्ते जोड़ना चाहता था तो उसे यह साबित करना होगा, और मेरे लिए यह कर्मों से साबित होता है, शब्दों से नहीं। नेहा से मुलाकात ने मुझे छुआ तो था। मैं पत्थर का नहीं हूं, पर उतना भोला भी नहीं। अगर वह मेरे पास आई तो इसका मतलब है कि उसमें अभी भी वह करने की हिम्मत नहीं थी जो उसे करना चाहिए था।
वह संदेश तो भेज रहा था पर मेरे सामने नहीं आ रहा था। उसमें स्वाभिमान और सच्चाई की कमी थी। उस हफ्ते मैंने फिरोजाबाद में अपने एक पुराने दोस्त किशनलाल मुनीम जी से मिलने का फैसला किया। उन दिनों का साथी जब मैं सुबह शाम ट्रक चलाता था। मैंने तड़के बस पकड़ी और अपने साथ रोहित का पत्र ले गया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की राय सुनना चाहता था जो मेरी कहानी को बिना किसी खून के रिश्ते के बाहर से जानता हो। मुनीम जी ने एक मजबूत गले लगाने और एक तेज कॉफी से मेरा स्वागत किया। हम उनके आंगन में एक अंगूर की बेल के नीचे चारपाई पर बैठ गए और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। हमेशा की तरह उन्होंने बिना किसी लाख लपेट के खामोशी से सुना। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने अपने मुंह से माचिस की तीली निकाली, मेरी तरफ देखा और कहा, प्रकाश चंद, जो पिता के सम्मान को रौंदता है वह पवित्र धरती को रौंदता है। पर अगर बेटा फिर से बीज बोना चाहता है तो तुम्हें तय करना होगा कि तुम उसे पनपने दोगे या सब कुछ जड़ से उखाड़ दोगे। मैं खामोश रहा। वह वाक्य कई दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। अंदर से मैं जानता था कि रोहित में कुछ बदल गया था, थोड़ा ही सही, पर फिर भी बदलाव आया था। उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही था। उसे परिवार की आंखों में देखकर अपनी कमजोरी स्वीकार करनी थी। शुक्रवार रात मैं प्रयागराज में अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटा। दरवाजे के नीचे मुझे फिर एक लिफाफा मिला। इस बार उसके अंदर हमारी एक पुरानी तस्वीर थी। मैं उसे गोद में उठाए हुए था। वह मुश्किल से 3 साल का होगा। हम उस पैतृक घर के सामने खड़े थे जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मैंने सब कुछ तोड़ दिया पिताजी, पर मैंने आपसे ही सीखा है कि हाथों से किया हुआ काम कड़ी मेहनत से फिर से बनाया जा सकता है। मैं बैठक की कुर्सी पर बैठ गया और उस तस्वीर को एक तक देखता रहा। ईंट, सीमेंट और पसीने से भरे वो दिन याद करना मुश्किल नहीं था। वो रविवार जब मैं दीवारें पूरी करने के लिए आराम तक नहीं करता था और सुनीता मुझे टिन के कप में ठंडा शरबत पिलाने आती थी। मैंने वो घर सिर्फ सामग्री से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति, अपने अनगिनत बलिदानों से बनाया था। यह देखकर कि उसे इस बात का एहसास था, यह कुछ तो था पर शायद पर्याप्त नहीं। शनिवार की शाम को मुझे गौरव का फोन आया। पिताजी, रोहित ने कल सभी को दोपहर के भोजन पर बुलाया है। कहता है कि वह सबसे बात करना चाहता है। नेहा भी जोर दे रही है। क्या आप जाएंगे? मुझे कुछ क्षण सोचने में लगे। हाँ, मैं जाऊंगा। रविवार को मैंने अपनी सफ़ेद कमीज और गहरे रंग की पैंट पहनी, थोड़ा इत्र भी लगाया। यह दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए था। मैं उस घर तक गया जहां यह सब हुआ था, जहां से मुझे बेदखल किया गया था, जहां मेरी चीजें कचरे की तरह बाहर घास में फेंक दी गई थीं। जब मैं पहुंचा, दरवाज़ा खुला था। नेहा फाटक पर आई और एक हल्की मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। उसने बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। मैं अंदर गया। मेज आंगन में लगा था एक साधारण पर प्रेम से तैयार किया गया दोपहर का भोजन। रोहित घबराया हुआ था। यह साफ दिख रहा था कि वह कैसे बार बार गिलास ठीक कर रहा था और मुझसे नजरें चुरा रहा था। वहां गौरव, उसकी पत्नी, मेरी दोनों बेटियां और एक पोता भी था जो सिर्फ यह देखने के लिए लखनऊ से आया था कि आखिर क्या हो रहा है। जब सब बैठ गए, रोहित खड़ा हुआ, एक घूंट भरा और बोलना शुरू किया। पिताजी, मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ जोर से और साफ कहना है, क्योंकि मैंने जो किया वह सिर्फ आपके खिलाफ नहीं था, वह हमारे पूरे इतिहास के खिलाफ था जो यह घर दर्शाता है। सन्नाटा छाया हुआ था, हवा भारी महसूस हो रही थी। मैंने झूठ बोला। मैंने आपके मुंह पर विश्वास का नाजायज फायदा उठाया और जब मुझे जो चाहिए था वह मिल गया तो मैंने आपको एक बोझ की तरह बाहर निकाल दिया। एक अजनबी के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता। और आप तो बिल्कुल नहीं। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे हर रोज शर्म आती है, लेकिन आज मैं आप सबके सामने हूं आपसे दिल से माफी मांगने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने घर के कागजात फिर से आपके नाम पर करा दिए हैं, नाम कर दिए हैं। ये रहा दस्तावेज। उसने एक लिफाफा निकालकर मेरे सामने मेज पर रख दिया। मुझे अब कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी मौजूदगी चाहिए। मैं उस नुकसान को भरपाई करना चाहता हूं जो मैंने किया था। मैंने कुछ नहीं कहा। लिफाफा लिया और खोला। यह असल में घर के दस्तावेज थे मेरे नाम पर। सब कुछ दुरुस्त था, हस्ताक्षरित, मुहरबंद, प्रमाणित। यह कोई नाटक नहीं बल्कि एक सच्ची कार्यवाही थी। मुझे बोलने में कुछ पल लगे, फिर मैंने ऊपर देखा। उसकी आंखों में न तो घमंड था न ही झूठी शर्म। यह सच था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। जो तुमने किया वह बहुत बुरा और निर्मम था, लेकिन आज, बरसों में पहली बार, मैं तुम्हें एक पूरा आदमी मान रहा हूं। एक आदमी का आकलन सिर्फ उसकी गलतियों से नहीं बल्कि गलती के बाद वह क्या करता है उससे होता है। उसने सिर झुकाया। मीनाक्षी चुपचाप रो रही थी जबकि अमित राहत महसूस कर रहा था। मेरी बेटियां अपने आंसू रोक रही थीं
और मैंने बस एक गहरी सांस ली। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। यह अब मेरा घर नहीं है, लेकिन तुमने मुझे मन की शांति लौटा दी है और यह किसी भी छत से कहीं ज्यादा कीमती है। हम सब खामोश रहे, एक ऐसी चुप्पी जो अनकही बातों से भरी थी। फिर विशाल मेरे पास आया और कई सालों बाद पहली बार मुझे गले लगाया। यह सुलह का आलिंगन नहीं था, बल्कि एक बेटे का था जिसने समझ लिया था कि उसने क्या खोने वाला था। उस दिन कोई नाटकीय सुलह नहीं हुई, न ही कोई चिरस्थायी खुशी मिली। बस सम्मान और सच्चाई थी, और मेरे लिए इतना ही पर्याप्त था। आंगन में उस दोपहर के भोजन के बाद मैंने कई हफ्तों तक विशाल को फिर से नहीं देखा। उसने मुझे घर के कागजात वापस कर दिए थे, हाँ, और वह पूरे परिवार के सामने एक दृढ़ और सच्चे पश्चाताप वाले व्यक्ति की तरह खड़ा हुआ था। लेकिन एक अकेला कार्य उन सारी बातों को मिटा नहीं सकता जो हो चुकी थीं। विश्वास एक बार टूट जाने पर सिर्फ एक हाव भाव से वापस नहीं बनता, उसे ईंट ईंट करके दिन ब दिन फिर से बनाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे मैं कभी निर्माण स्थलों पर ईंटें लगाता था, यह सुनिश्चित करता था कि हर जोड़ मजबूत हो, नींव ठोस हो और कोई भी वजन उस इमारत को फिर से गिरा न दे जिसे बनाने में खून पसीना बहाया गया था। मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहा। दोस्तों के साथ चौक पर बैठकर तेज बिना चीनी की कॉफी पीता, शनिवार को बाजार जाता और प्रयागराज में अपने छोटे से किराए के अपार्टमेंट की बालकनी में पौधों की देखभाल करता। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कहाँ रहता हूँ। यह डर से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से था। वह जगह मेरा अपना ठिकाना था, मेरा सुकून। सिर्फ माधुरी को पता था, और वह, जो हमेशा शांत और समझदार महिला रही थी, मेरे इस ठिकाने का ऐसे ही सम्मान करती थी जैसे कोई मंदिर का सम्मान करता है। रविवार को मेरी बेटी नेहा मुझे छोटे छोटे संदेश भेजती थी। सुप्रभात पिताजी, बस ये बताने के लिए कि हम आपको याद कर रहे हैं। कभी कभी रोहित भी कोशिश करता, पिताजी क्या मैं किसी दिन आपसे मिलने आ सकता हूं? मैं संदेश पढ़ता, गहरी सांस लेता और उन्हें बिना जवाब दिए छोड़ देता। ऐसा नहीं था कि मैं माफ नहीं करना चाहता था, बल्कि मुझे अभी भी समझना था कि उस माफी की क्या कीमत होगी, क्योंकि कभी कभी बहुत जल्दी माफी देकर कोई बड़ी गलती कर सकता है। और एक पिता अपने कंधों पर सिर्फ माफी का नहीं, बल्कि एक सही उदाहरण का बोझ भी लेकर चलता है। एक शाम बाजार से लौटते हुए मैंने कुछ अजीब देखा और अपने पैतृक घर के सामने रुक गया। एक छोटा सा ट्रक मेज कुर्सियां उतार रहा था। रोहित और उसकी पत्नी मीनाक्षी, उनके साथ रोहित के ससुर वीरेंद्र भी थे। सभी मिलकर गैरेज में सामान जमा रहे थे। फिर गौरव कुछ थैलों के साथ आया। मैं छिपा नहीं, बल्कि सड़क पार कर गया। मैंने लोहे के फाटक पर आवाज दी। मीनाक्षी ने मुझे पहले देखा। उसने घबराई हुई मुस्कान के साथ फाटक खोला, जैसे उसे किसी गलत काम में रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। रोहित तुरंत सामने आ गया। पिताजी, आप आ गए, अच्छा हुआ, मैंने दृढ़ स्वर में पर बिना किसी कड़वाहट के कहा। मैं बस ये देखने आया हूं कि तुम लोग क्या गुल खिला रहे हो। हम इस घर को एक छोटा सामुदायिक केंद्र बना रहे हैं, उन बेघर लोगों और बुजुर्गों के लिए जिन्हें कुछ दिनों के लिए छत चाहिए। हम दोपहर का भोजन और चाय देंगे, और जो बात करना चाहेगा उसे कोई सुनने वाला मिल जाएगा। हमने इसका नाम हरिप्रसाद निवास रखा है। मैं एक पल के लिए चुप रहा, इसलिए नहीं कि मैं तुरंत भावुक हो गया, बल्कि इसलिए कि यह अप्रत्याशित था। मीनाक्षी पास आई। यह विचार मेरा था, पर रोहित तुरंत मान गया। और मैं सच कहती हूं, वह इसे मेरी उम्मीद से ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। रोहित ने कहा, यह वही तरीका है जिससे मैं उस चीज का कुछ हिस्सा चुका सकता हूं जो मैंने आपसे छीनी। मैंने उन दोनों को देखा, फिर मैंने घर को देखा। वही घर जहां मुझे अपमानित किया गया था, जहां मेरा सारा सामान मानो कूड़ेदान का हिस्सा बनकर आंगन में बिखेर दिया गया था। अब वो जगह उन लोगों का सहारा बनेगी जिनके पास उस दिन मुझसे भी कम था। मैंने जुबान से कुछ नहीं कहा, बस सहमति में सिर हिला दिया। सतर्क रहना बेटे, मदद का झूठा वादा न करने से ज्यादा चोट पहुंचाता है। रोहित ने जवाब दिया, मुझे पता है पिताजी, पर इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैं असफल हुआ तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। मैंने उनसे विदा ली और आगे बढ़ गया। मैं भीतर नहीं गया, न ही बैठा, न चाय पी। फिर भी प्रयागराज में अपने ठिकाने पर लौटते हुए इस छोटे से सफर में मैंने अपने कंधों पर थोड़ा कम बोझ महसूस किया। ये पूरी तरह से स्वीकारोक्ति नहीं थी, पर एक शुरुआत थी, एक इशारा, एक उम्मीद की किरण। अगले हफ्ते मैंने किशन लाल जैसे पड़ोसियों को उस प्रकाशचंद निवास के बारे में बातें करते सुना। बाजार में एक महिला ने मुझे बताया कि उसने वहां भोजन किया था और हॉल में बज रहे एक पुराने गीत को सुनकर वह रो पड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे मेरी पत्नी सुनीता गाया करती थी। जिन राजमिस्त्रियों के साथ मैंने फिरोजाबाद में काम किया था, उनमें से एक राम सेवक ने मुझे ढूंढा और कहा, प्रकाशचंद,
क्या आप सोच सकते हैं कि आपके बेटे ने मुझे एक थाली खाना परोसा और मेरी कहानी सुनने के लिए मेरे पास बैठा भी? उसने मेरा सम्मान किया, हालांकि मैं सीमेंट की धूल से सना हुआ था। मैं चुप रहा, पर मेरे अंदर कुछ बदल गया। रविवार को मुझे एक पत्र मिला। मोबाइल पर संदेश नहीं, बल्कि हाथ से लिखा हुआ एक असली पत्र। वह रोहित का था। उसमें लिखा था, पिताजी, घर अब एक शांत जगह है, पर मैं तभी जानूंगा कि मैं सच में बदल रहा हूं जब आप उस दरवाजे से एक मालिक की तरह प्रवेश करेंगे, न कि एक आगंतुक की तरह। जब तक ऐसा नहीं होता, मैं कर्जदार रहूंगा। मैंने पत्र मेज पर रख दिया। माधुरी, जो मुझे दूर से देख रही थीं, उन्होंने पूछा, तो क्या प्रकाश चंद, तुम दरवाजा बंद रखोगे? मैंने थकी हुई पर सच्ची नजर से जवाब दिया, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया है, बस मुझे नहीं पता कि इसे मुख्य द्वार से खोलना चाहिए या पीछे के आंगन से। एक बार मैं मुख्य दरवाजे से अंदर गया था और मुझे आंगन में फेंक दिया गया था। वह कोमलता से मुस्कुराई और मेरे कंधों पर हाथ रखकर मुझे गले लगा लिया। दरवाजे से, आंगन से या खिड़की से, किसी दिन तुम्हें अंदर जाना ही होगा बूढ़े। उस रात मैंने अपने पिताजी का सपना देखा। वो हमारे पुराने पुश्तैनी घर के बाहर एक चारपाई पर बैठे थे, वही घर जहां मेरा बचपन बीता था। वो बीड़ी सुलगा रहे थे और आसमान की ओर निहार रहे थे। जब मैं उनके करीब पहुंचा, उन्होंने कहा, बेटे, इज्जत रखना अच्छी बात है, पर जब वो एक दीवार बन जाए तो अपनों से भी दूर कर देती है जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं पसीने से तरबतर होकर जागा, उठकर बालकनी में आया और ऊपर देखा। तारे साफ चमक रहे थे और उसी क्षण मैंने ठान ली, इसलिए नहीं कि रोहित इसका हकदार था, बल्कि इसलिए कि मैं इस मन के बोझ से मुक्त होने का हकदार था। अगले दिन दोपहर के खाने से पहले मैंने अपनी पगड़ी बांधी, अपने सफेद बालों को संवारा और निकल पड़ा। घर पर पहुंचा, दरवाजा खुला था। सड़क पर लोग भोजन के इंतजार में खड़े थे। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े। सबकी आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें उम्मीद की चमक थी। रोहित वहां एक सादी कमीज और एप्रन पहने सूप परोस रहा था, जिस पर लिखा था, कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ता। उसने मुझे देखा और क्षण भर के लिए थम गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैं उसकी ओर बढ़ा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम्हें मदद चाहिए? उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। उसने मुझे सूप परोसने के लिए एक बड़ा कलछी थमाया और उसी पल, बिना किसी बड़े भाषण के, बिना किसी भीड़ के, बस सूप की महक और कतार की हल्की फुसफुराहट के साथ कुछ नया बन गया। पूरी तरह से नहीं, सोने के धागों से नहीं, पर सीमेंट और चुप्पी से। मुझे नहीं पता कि यह उस दिन सूप परोसते हुए हुआ या कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर बहुत दिनों से पक रहा था। पर सच तो यह है कि वो गर्म, भाप निकलती कलछी जो मैंने एक ऐसे आदमी को दी जिसने शर्म से मेरी आंखों में देखा भी नहीं, वो सिर्फ खाना नहीं था। ये एक ऐसा इशारा था जिसने मुझे बदल दिया। उनके लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए, क्योंकि मैं समझ गया कि ज्यादा देर तक आहों को पकड़े रहना पुल नहीं बनाता, दीवारें खड़ी करता है। और हालांकि मुझे दूर जाने का कोई अफसोस नहीं था, मैं वहीं रुका भी नहीं रह सकता था। जैसे सब कुछ उसी दिन खत्म हो गया था जब मेरा सामान आंगन में फेंक दिया गया था। रोहित ने कुछ ऐसा किया था जिस पर मुझे उस वक्त तक विश्वास नहीं था। यह मुमकिन था। उसने मुझे कानों से नहीं, हाथों से सुना। उसने उस घर को उन लोगों के लिए खोल दिया था जिनके पास कुछ नहीं था, और अपना नाम भी दिया था, वही नाम जिसने एक दिन मुझे बाहर का रास्ता दिखाया था। अब भूखों की सेवा में था। उसका एक ऐसा वजन था जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। बातचीत नहीं की थी। सच कहूं तो मैंने सिर्फ उनकी सेवा की थी। मैंने उनकी आंखों में देखा था, पर उस गहरे जख्म को नहीं छेड़ा जो मेरे दिल में अब भी रिस रहा था। नेहा ने धैर्य से मुझसे कहा, प्रकाश चंद जी, सूप परोसना दिल की बात कहने जैसा नहीं है। आप अब भी सब कुछ भीतर ही दबा रहे हैं। किसी दिन आपको बताना होगा कि आपको क्या बात अंदर से तोड़ गई है। और वह सही थी, क्योंकि सबसे बड़ा दर्द सिर्फ मुझे बाहर निकालने का नहीं था, बल्कि मेरे बेटे रोहित की वह खामोशी थी उस दिन जब उसने मेरा सामान घर के बाहर पड़ा देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। वह चुप्पी एक चीख थी, एक ऐसी चीख जो अब भी मेरी आत्मा की दीवारों में गूंज रही थी। एक शाम मैंने उसे फोन किया। मैंने उससे फिरोजाबाद के उस पुराने पार्क में मिलने के लिए कहा जहां बड़े बड़े पेड़ थे। मैं घर की चारदीवारी या लोगों से भरी मेज नहीं चाहता था। मैं सिर्फ खुला आसमान और अपने पैरों तले ठोस जमीन चाहता था। वह ठीक समय पर पहुंचा। उसने एक साधारण कुर्ता पहना था और उसकी आंखें झुकी हुई थीं। हम एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। हवा सूखी पत्तियों को सरसरा रही थी और दूर बच्चे खेल रहे थे। आखिर में मैंने ही चुप्पी तोड़ी। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और हम हर रविवार यहां आते थे?
तुम मुझसे झूला झुलाने के लिए कहते थे जब तक कि तुम्हारे पैरों में हंसी से दर्द न होने लगे। उसने सिर हिलाया। वह मुश्किल से मुस्कुराया। वह मेरा छोटा रोहित था। मैंने उसे अपने कंधों पर उठाया था। मैंने उसे घड़ी देखना सिखाया था। मैंने उसे स्कूल के पहले दिन जूते पहनाए थे। मैं उसे अपने साथ ढाबे पर ले गया ताकि वह देखे कि रोटी कैसे कमाई जाती है। मैंने उसे अपनी सामर्थ्य में आने वाली किसी भी चीज से इनकार नहीं किया, न समय से, न प्यार से, न मेहनत से। मैंने गहरी सांस ली क्योंकि जो कहना था वह आसान नहीं था। इसलिए जिस दिन मैंने अपना सामान आंगन में देखा, मुझे सिर्फ यह महसूस नहीं हुआ कि तुमने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे लगा कि तुमने मेरी खाल खींच ली है। रोहित ने सिर झुका लिया। उसने दांत भींचे। वह रो रहा था, लेकिन बिना सिसकियों के, ऐसे आंसू जो आवाज नहीं करते पर ज्यादा दर्द देते हैं। यह सिर्फ दर्द नहीं था बेटा, यह अपमान था। और वह तुम्हारे बच्चों के सामने, वीरेंद्र जी के सामने था। जैसे कि मैं एक परेशानी था, एक बोझ। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी ठेस थी। जैसे मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी रचा था, अब उसकी कोई अहमियत नहीं थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर मैंने हाथ उठा दिया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं किसी की गलती तो माफ कर सकता हूं, पर झूठ के साथ जीना मेरे बस की बात नहीं। जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला, तुमने कहा कि जगह कम पड़ रही है, और बाद में मुझे पता चला कि तुमने सारा इंतजाम वीरेंद्र जी और उनके परिवार के रहने के लिए किया था। यह अचानक नहीं हुआ था, यह एक सोची समझी योजना थी। और बेटा, वह मेरे कलेजे में एक कटार की तरह चुभ गई। रोहित अब अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उसकी लाल आंखें मुझ पर टिकी थीं। आप सच कहते हैं पिताजी, मैं डरपोक था। मैंने आपके साथ अन्याय किया और खुद को यह झूठ समझाया कि यह सब सही था। पर यह जगह की बात नहीं थी, यह शर्म की बात थी। मुझे आपको अपनी पुरानी आदतों, लंबी खामोशियों और सीधे सादे रीति रिवाजों के साथ वहां रखने में शर्म आती थी। मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि मेरा एक आधुनिक, कामयाब और सभ्य परिवार है, और मुझे लगा कि आप इसमें फिट नहीं बैठते। मैं चुप था, क्योंकि यह सच सुनना एक और थप्पड़ खाने जैसा था, पर शायद यही ठीक होने का एकमात्र रास्ता भी था। और अब अगर मैं उस रसोई में आपके साथ फिर से गर्मा गर्म कॉफी, तेज बिना चीनी के पी पाता, तो मैं अपनी पूरी दुनिया लुटा देता। सुबह 6 बजे आपको खबरों पर अपनी राय देते हुए सुन पाता, आपको पोते पोतियों की देखभाल करते हुए देख पाता, जबकि आप अपनी जवानी की वही पुरानी कहानियां सुनाते। मैंने गहरी सांस ली। हवा चलती रही। एक सूखी पत्ती मेरे जूते पर आ गिरी। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहता। यह मेरे स्वाभिमान की बात नहीं, बल्कि इसलिए कि वह घर अब मेरे दिल में नहीं बसता। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपसे दूर रहूंगा। उसने मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखा। तो आप मुझसे मिलने आएंगे? आप, आपके बच्चे, वीरेंद्र जी और उनका परिवार मेरे प्रयागराज के इस छोटे से अपार्टमेंट में आएंगे। हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे, पर मेरी मेज पर, मेरे तौर तरीकों से। और यहीं हम उस रिश्ते को फिर से जोड़ेंगे जो टूट गया था, पर धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। रोहित ने सिर हिलाया। उसने मुझे कसकर गले लगाया। यह हताशा का नहीं, बल्कि सम्मान का आलिंगन था, जैसे कोई जानता हो कि वह किसी पवित्र चीज को छू रहा है। उस दिन से वे हर रविवार आने लगे, पहले झिझक के साथ, फिर ज्यादा खुले मन से। पोते पोतियां जमीन पर बैठकर मेरी कहानियां ऐसे सुनते जैसे वे कोई जादुई दास्तान हो। वीरेंद्र जी मीठा लेकर आते, रोहित बर्तन धोता, नेहा रसोई से गर्व भरी आंखों से यह सब देखती रहती। पुरानी यादों और नई हंसी के बीच मैंने पाया कि मेरे लिए कोई निश्चित जगह नहीं थी, न कोई विरासत, न ही यादों से सजा कोई कमरा। मेरा ठिकाना तो वो गहरा बंधन था जो कुछ समय के लिए टूट जरूर गया था, पर हमने उसे फिर से जोड़ना सीख लिया था। शायद पहले जैसा मजबूत नहीं, पर सच्चा तो था। सबसे खास बात यह थी कि एक रविवार को जब रोहित जाने लगा, तो उसने मुझे देखा और कहा, धन्यवाद पिताजी, दरवाज़ा पूरी तरह बंद न करने के लिए, मेरा इंतज़ार करने के लिए, और यह सिखाने के लिए कि कोई पिता घर नहीं छोड़ता, भले ही उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। मैंने जवाब दिया, और तुम भी बेटे रहना नहीं छोड़ते, भले ही तुमने इसे कुछ वक़्त के लिए भुला दिया हो। वो आखिरी रविवार कुछ अलग ही महसूस हुआ, न खाने की वजह से, न मेहमानों की भीड़ की वजह से, बल्कि उस खामोशी की वजह से जिसके साथ रोहित मेज पर बैठा था। ये अब शर्मिंदगी की नहीं, बल्कि गहन चिंतन की खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो बताती है कि कोई बहुत अहम बात कही जाने वाली है। नेहा ने तुरंत भांप लिया। उन्होंने अपनी झुकी भौहों से मुझे देखा, जो वो तब बनाती हैं जब उन्हें पहले ही आगे की बात का अंदाजा हो जाता है। मैंने सबको कॉफी परोसी। इससे पहले कि कोई रोजमर्रा की बात शुरू करता, रोहित ने शांत पर मजबूत आवाज में कहा, पिताजी,
मैं जानता हूं कि हम हर रविवार यहां आते रहे हैं, कि बच्चे अब खुशी से कहते हैं चलो दादाजी के घर। मुझे पता है कि हम एक शांतिपूर्ण परिवार लगते हैं, पर कुछ कमी है और मैं इसे आज सबके सामने कहना चाहता हूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस उसे बोलने की जगह देते हुए सिर हिलाया। उसकी पत्नी नीलम जो वहीं बैठी थी, उसने अपनी नजरें झुका लीं। गौरव ने भी अपनी बाहें कसकर बांध लीं। मेरे पोते पोतियां जो पहले से ज्यादा चौकस थे, अपने मोबाइल एक तरफ रख चुके थे। कुछ कमी है क्योंकि मैंने अभी तक आपको वह नहीं लौटाया जो आपने मुझे पूरी जिंदगी दिया पिताजी। आपका समय, आपकी इज्जत, आपका उदाहरण। मैं सिर्फ आपसे मिलने आकर आपके साथ न्याय नहीं कर सकता। इसलिए इस हफ्ते मैं फिरोजाबाद के रजिस्ट्री ऑफिस गया और घर के किसी भी अधिकार से कानूनी रूप से त्यागपत्र दे दिया। मैंने नोटरी के सामने दस्तखत किए। अब यह संपत्ति आपके और सुनीता मां के नाम पर एक स्थानीय बुजुर्ग सेवा संस्थान को दान कर दी गई है, ताकि यह उन बुजुर्गों के लिए एक सहारा बन सके जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया है। अब यह मेरा घर नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक जगह है जिन्होंने आपकी तरह उन लोगों द्वारा भुला दिए गए, जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा देखभाल करनी चाहिए थी। नीलम की आंखों में आंसू थे। गौरव ने मुंह खोला पर कुछ नहीं कह पाया। नेहा ने भावुक होकर अपने होंठों को ढक लिया। मैं उसे देर तक देखता रहा। वही रोहित जिसने मुझे एक दिन शर्मिंदा करके पिताजी के इस घर से निकाल दिया था, वही अब सम्मान की बातें कर रहा था। जिस बेटे ने मुझसे मेरी छत छीन ली थी, वही दूसरों के लिए दान की बात कर रहा था। पर सबसे बड़ी बात यह काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे की वजह थी। और उसने कहना जारी रखा, क्योंकि मैंने समझा कि कोई भी तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह उस पत्थर को नहीं छोड़ता जिससे उसे ठोकर लगी थी। वह घर सिर्फ दीवारें नहीं था, वह इस बात का सबूत था कि मैंने आपको निराश किया और सही मायने में ठीक होने के लिए मुझे उसे पीछे छोड़ना था, न कि नफरत से, बल्कि एक उद्देश्य के साथ। मैंने अपनी आंखें पोंछीं, कमजोरी से नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान के लिए, क्योंकि कुछ आंसू दुख के नहीं होते बल्कि पहचान के होते हैं। मैंने उसे हाथ बढ़ाया। उसने उसे कसकर सच्चे दिल से पकड़ा। तब मैंने कहा, अब मैं कह सकता हूं कि तुमने वह किया जो तुम्हें करना चाहिए था। कुछ हल्की तालियां बजीं, सब गले मिले और पहली बार मुझे लगा कि एक चक्र पूरा हो गया है, लेकिन उन कहानियों की तरह नहीं जहां सब कुछ भुला दिया जाता है। नहीं, यहां कुछ भी भुलाया नहीं गया, वह बदल गया, क्योंकि हर चोट एक निशान छोड़ जाती है और निशान अगर उनकी अच्छी देखभाल की जाए तो दर्द नहीं देते, वे सिखाते हैं। उस दिन के बाद रोहित ने नए केंद्र में स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी नीलम ने सिलाई की कक्षाएं दी। बच्चे उन दादा दादी की पढ़ाई में मदद करते थे जिन्हें शायद ही पढ़ना आता था। और मैं फिर से ढाबे जैसी कड़क चाय बनाने लगा, पहले की तरह ही, बस अब एक अलग मुस्कान के साथ, एक ऐसी जो होठों से नहीं बल्कि दिल से आती थी। एक मंगलवार मुझे प्रयागराज के उस केंद्र में एक भाषण देने के लिए बुलाया गया। वे चाहते थे कि मैं अपनी कहानी बताऊं। पहले तो मुझे संदेह हुआ, मैं कौन हूं दूसरों से बात करने वाला, लेकिन नेहा की याद ने मुझे प्रोत्साहित किया। प्रकाश चंद बताओ, क्योंकि बहुत से लोग चुप रहते हैं, यह सोचकर कि उनके साथ जो हुआ वह सिर्फ उनका है। नहीं प्रकाश चंद, वह सबका है। ऐसे ही मैं 20 बुजुर्गों के एक समूह के सामने खड़ा हुआ। कुछ को उनके बच्चों ने छोड़ दिया था, कुछ अपनी मर्जी से अकेले थे, कुछ के बच्चे फोन भी संकोच नहीं किया। मैंने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई, ठीक वैसे ही जैसे अब आप सुन रहे हैं, अपनी शर्मिंदगी को बिना छुपाए और अपने क्रोध को बिना सजाए। मैंने उन्हें अपने बागीचे के बारे में बताया, जमीन की रजिस्ट्री के कागजात के बारे में, अपनी चुप्पी के बारे में, प्रयागराज में अपने छोटे से गोपनीय ठिकाने के बारे में, सूप और क्षमा याचना के बारे में भी। जब मेरी बात पूरी हुई तो एक बहन जी मेरे पास आईं। उन्होंने मेरा हाथ बड़े स्नेह से पकड़ा। धन्यवाद प्रकाश चंद जी, क्योंकि अब मुझे ये समझ में आ गया है कि जो भावनाएं मैं महसूस करती हूं उनके लिए मैं अकेली नहीं हूं। आपने उन बातों को स्वर दिया है जिन्हें मैं कभी बोल नहीं पाई। उस दिन जब मैं घर लौटा तो मेरे अंदर कुछ अलग सा था, कुछ ऐसा जिसका मुझे नाम नहीं पता था। वह आवाज थी, वह मेरी अपनी आवाज थी जो कमजोर दिखने के डर से, दूसरों के न्याय से बचने के डर से शांत हो गई थी। लेकिन मैंने सीखा कि बोलना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है और अपनी भावनाओं को साझा करना उदारता का कार्य है। महीने गुजर गए। गौरव और मेरी एक नियमित दिनचर्या बन गई थी, केवल पिता और पुत्र की नहीं बल्कि साथी की, दो ऐसे पुरुषों की जिन्होंने संघर्षों से सब कुछ फिर से खड़ा किया। कभी हम कम बात करते थे, कभी हम खुलकर हंसते थे, लेकिन हमेशा
हर बार हम एक दूसरे की आंखों में देखते थे, क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई से देखना सीख लेते हैं तो फिर पीछे मुड़ना संभव नहीं होता। और एक दिन जब हम बागीचे में चाय का आनंद ले रहे थे, गौरव ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मुझे जीवन भर याद रह गया। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि सब कुछ कब से बदलना शुरू हुआ? कब, मेरे बच्चे? जब आपने मेरा इंतजार करना छोड़ दिया और अपने जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया। मैंने उसे देखा, उसकी बात में सच्चाई थी। मैं इसलिए नहीं बदला क्योंकि वह वापस आया, वह वापस आया क्योंकि मैं अपने आप में बदला। और इसलिए अगर कोई यह कहानी सुन रहा है और महसूस करता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, कि उन्हें बेघर कर दिया गया है, कि उन्हें ऐसे त्याग दिया गया है जैसे उनका कोई महत्व नहीं है, तो मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। कोई भी कभी भी अपनी उम्र के कारण कम नहीं होता। कोई कभी भी किसी पर बोझ नहीं होता। कोई कभी भी पुराना नहीं होता। हम हमारी जड़ें हैं, हम चलते फिरते इतिहास हैं, हम एक शांतिपूर्ण एहसास हैं। और अगर कोई उसे देख नहीं पाता तो समस्या हम में नहीं, उन आंखों में है जो देखने का तरीका नहीं जानती। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सम्मान के लिए बाहर से आने का इंतजार मत करो। यह आपके अपने भीतर से शुरू होता है। जिस दिन मैंने अपना सिर ऊंचा किया, अपना सामान समेटा और बिना किसी चीख पुकार के अपने किराए के छोटे से कमरे में चला गया, उस दिन मैं हारा नहीं, उस दिन मैं जीता। क्योंकि जो इंसान गरिमा के साथ अपना काम करता है वह हमेशा एक कदम आगे रहता है और देर सवेर जीवन सब कुछ ठीक कर देता है। तो अगर इस कहानी ने तुम्हें स्पर्श किया है, अगर मैंने जो कुछ अनुभव किया उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे हृदय में गूंज रहा है, तो मैं तुमसे बस यही आग्रह करना चाहता हूं कि इसे उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें इसे सुनने की सबसे अधिक आवश्यकता है। प्रकाश चंद की पगड़ी हवा के हल्के झोंके में लहराई, मानो उसके हृदय का गहरा दर्द बाहर निकलना चाहता हो। सालों तक भारत के कोने कोने में अपने ट्रक को दौड़ाकर उसने यह घर बनाया था, एक एक ईंट जोड़कर। अब अपने ही घर में वह एक अजनबी जैसा महसूस कर रहा था। पिताजी, अब यह घर मेरे ससुराल वालों का होगा, आप कहीं और रहने चले जाइए। रोहित के इन शब्दों ने उसे भीतर तक हिला दिया था। प्रकाश चंद को याद आया, रोहित की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी बड़ी जीत की खुशी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। एक शांत मुस्कान के साथ उसने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, यह वही मुस्कान थी जिसने उसकी दिवंगत पत्नी सुनीता को हमेशा यह विश्वास दिलाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनीता आज होती तो निश्चित रूप से कुछ कहती, पर आज तो वो भी इस दुनिया में नहीं थी। रोहित की पत्नी आरती पास ही खड़ी थी, उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी विजय सी मुस्कान थी। वीरेंद्र, रोहित के ससुर, शायद अब इस घर में रहने आएंगे। ठीक है बेटा, प्रकाश चंद ने कहा। उसकी आवाज में कोई शिकन नहीं थी। मैं कहीं और चला जाता हूं। उसने अपने पुराने सूटकेस में कुछ कपड़े और कुछ तस्वीरें रखीं। उसकी आंखों के सामने सुनीता का चेहरा घूम रहा था। उसने रोहित और आरती की तरफ एक नजर डाली, फिर धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गांव के किशनलाल पड़ोसी बरामदे में बैठे उसे देख रहे थे। प्रकाश चंद ने उन्हें एक हल्की सी नमस्कार की और घर से बाहर निकल गया। मन में एक अजीब सा खालीपन था, पर चेहरे पर वही शांत मुस्कान। रोहित ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके इस निर्णय ने प्रकाश चंद के अंदर एक नए जीवन की किरण जगा दी थी। प्रकाश चंद ने सालों पहले ही अपने नाम की रजिस्ट्री करवा ली थी। ये बात किसी को पता नहीं थी। उसने सोचा शायद यही वो सच था जो सही समय पर कहा जाना था। उसने लखनऊ में अपनी बहन के यहाँ कुछ दिन बिताए और फिर प्रयागराज में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। उसकी चाय की जगह अब तेज बिना चीनी की कॉफी ने ले ली थी। रात को अक्सर चारपाई पर लेटकर वो अपने अतीत को याद करता, ढाबों पर खाया खाना और भारत की सड़कें। लेकिन अब प्रकाश चंद के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया था। यह केवल चार दीवारी का सवाल नहीं था, यह उस आत्मसम्मान की लड़ाई थी जो एक पिता को उसके बेटों से मिलनी चाहिए। और आप जो यह दास्तान सुन रहे हैं, एक पल रुककर सोचिए, क्या हम अक्सर अपने बुजुर्गों को सिर्फ गुजरे हुए कल की निशानी मान लेते हैं? क्या हम उनकी हकीकत को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं? क्योंकि कई बार एक उम्रदराज आदमी शांत बैठा दिखाई जरूर देता है, पर उसके भीतर एक पूरी दुनिया हिलोरें ले रही होती है।